बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है, हम प्रोटीन को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे चैप्टर का जो आप कह लें कि सेकंड लास्ट सेगमेंट है। प्रोटीन जो है हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट पे जो है वो न्यूक्लिक एसिड इस चैप्टर के बाद जो है वो इस सेगमेंट के बाद रह जाएगा, यानी कि प्रोटीन के बाद। तो प्रोटीन, अगर मैं आज के लेक्चर की समरी बयान करूंगा आपके सामने स्टूडेंट, तो प्रोटीन का अगर आप कह लें कि जो इसका लफ्ज़ी मतलब है, इसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। ठीक है। और फिर हमने इसको जो है वो डिफाइन करना है। ठीक है। कि ये डेफिनेशन हम किस तरीके से करनी है कि ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और मुख्तलिफ प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड की तादाद है वो मुख्तलिफ होती है स्टूडेंट। ये बात आपने याद रखनी है इसकी डेफिनेशन में। और फिर इसकी हमने कंपोजिशन बयान करनी है कि प्रोटीन के अंदर कार्बन होती है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है। फिर इसके बाद जो बोर्ड पेपर के अंदर, अक्सर बोर्ड पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, या राइट डाउन द एनी फोर फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, इस तरह पूछा जा सकता है। तो इसका अगर फंक्शन में देखा जाए तो स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर रोल है। स्ट्रक्चर ये बनाती है, जितने एंजाइम है वो प्रोटीन है, कुछ जो हार्मोन है वो प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन जो है वो कैरियर और ट्रांसपोर्ट का काम कर रही होती है स्टूडेंट। और इस तरीके से कुछ प्रोटीन का जो है वो इम्यून सिस्टम के अंदर जो है वो रोल है। इस तरह प्रोटीन का जो है मूवमेंट, जो एक ऑर्गेनिज्म की या ऑर्गन की जो मूवमेंट है या क्रोमोसोम की मूवमेंट है, उसमें भी प्रोटीन का बड़ा आप कह लें कि इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। पहले ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज प्रोटीन, कि प्रोटीन होती क्या है। इसकी फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी आपने देनी है। तो इसमें आप जो प्रोटीन की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। ये किस से मिलकर बनी होती है? किसके पॉलीमर, यानी अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। पोली का मतलब होता है ना मैनी। इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे, वाटर मालिक्यूल रिलीज होगा और जो है वो प्रोटीन बनाएंगे। तो ये इसकी मुख्तसर आप कह लेंगे शॉर्ट डेफिनेशन है। कंपोजिशन इसकी क्या है ये भी आपने डेफिनेशन में ही लिखनी है। अगर डेफिनेशन पूछी जाए प्रोटीन की, तो प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ कार्बन, कार्बन पे मुश्तमिल है स्टूडेंट, नाइट्रोजन पे मुश्तमिल है, ऑक्सीजन पे मुश्तमिल है, हाइड्रोजन पे मुश्तमिल है। द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड वेरीज फ्रॉम फ्यू टू 3000, यानी जो मुख्तलिफ प्रोटीन के अंदर, यानी फ्यू चंद आप कह लें कि अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, या फिर कितने हो सकते हैं, 3000 तक हो सकते हैं। ये एमसीक्यू के लिहाज से स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात है। और इवन मोर इन डिफरेंट प्रोटीन, ठीक है, या फिर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इससे भी स्टूडेंट क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है मुख्तलिफ प्रोटीन के अंदर। लेकिन इससे पहले, ये डेफिनेशन से पहले आपने एक बात याद रखनी है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया भी है कि जो प्रोटीन है, ये वर्ल्ड प्रोटीन, ठीक है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? प्राइम इंपॉर्टेंस। इसके बाद फिर आपने डेफिनेशन करनी है। इसका मतलब स्टूडेंट क्या है? प्राइम इंपॉर्टेंस। यानी आप ये समझे कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे ज्यादा इसकी जो है इंपॉर्टेंस होती है इसकी। इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। आपने हेडिंग देनी है स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन की। प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू फाउंड इन द सेल। यानी ये मोस्ट अबंडेंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये देखें ना आप, ये एक बात है कि जितनी भी किसी कंपाउंड की ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इतनी वो ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। जिस तरह आप देखें, आपने देखा होगा कि हमने इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था, ठीक है, उसको में डिस्कस किया था, जो हमने कंपैरिजन किया था एक मैमल सेल का और बैक्टीरियल सेल का। तो उसमें जो सबसे ज्यादा चीज पाई जाती थी वो वाटर पाया जाता था। यानी सबसे ज्यादा जो कंपाउंड था वो क्या था? वाटर था। ठीक है। अब क्योंकि वाटर की इंपॉर्टेंस तो ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे ज्यादा होती है, तो अगर उसके बाद जो इंपॉर्टेंस होती है वो किसकी होती है? प्रोटीन की। लेकिन क्योंकि वाटर जो है वो स्टूडेंट ऑर्गेनिक तो नहीं है, वाटर जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम देखेंगे तो उसमें जो सबसे ज्यादा अबंडेंट, यानी सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो प्रोटीन पाया जाता है। और उसकी इंपॉर्टेंस भी आप कह लेंगे फिर सबसे ज्यादा प्रोटीन भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक है। प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन अ सेल एंड कंप्राइज, यानी मुश्तमिल है ओवर 50% ऑफ देयर ड्राई वेट। ये भी जो है ना आप कह लें एमसीक्यू के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम सेल को ड्राई कर लेते हैं स्टूडेंट, क्या कर लेते हैं? ड्राई कर लेते हैं, सेल को खुश्क कर लेते हैं, तो उसका जो 50% से ज्यादा जो वेट होगा वो क्या होगा? वो प्रोटीन का होगा। दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, तमाम जो सेल की किस्म है उनमें ये पाया जाता है। एंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल, और सेल के तमाम हिस्सों के अंदर ये पाया जाता है। यानी सेल के अंदर जितनी आप कह लें कि ऑर्गेनेलिज होती हैं, जो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर राइबोसोम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, उन तमाम के अंदर जो है वो प्रोटीन जो है वो
पाई जाती है, तमाम सेल में भी पाई जाती है और सेल के अंदर भी तमाम हिस्सों में, उसके तमाम पार्ट्स में पाई जाती है। इसके बाद स्टूडेंट फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन के फंक्शन क्या है। तो इसको वन बाय वन आपने, ये मैंने हेडिंग बना दी है, नंबरिंग भी साथ साथ कर लेनी है। पहला जो इसका रोल है ना स्टूडेंट, वो है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, यानी इसका स्ट्रक्चर रोल जो है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दे बिल्ड मेनी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल की जितनी स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, यानी सेल की स्ट्रक्चर बनाने में उसका बड़ा अहम रोल है। जिस तरह आप देखते हैं, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर कंपोजिशन देखी जाए तो उसमें प्रोटीन होती है। इस तरह जितनी ऑर्गेनेली होती है उनकी जो मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है उनमें भी प्रोटीन पाई जाती है। तो यानी इसका बड़ा अहम रोल है जो स्ट्रक्चर बनाने में। जिस तरह स्टोमिक की जो वॉल होती है वो भी प्रोटीन से बनी होती है। नंबर 2 स्टूडेंट, एंजाइम, जितने भी स्टूडेंट एंजाइम है वो प्रोटीन होते हैं। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एंड इन दिस वे दे कंट्रोल द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। होल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म किससे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, यानी जितने भी ऑल द केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर या बॉडी के अंदर, उनको ओवरऑल क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ये भी हम लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। मेटाबॉलिज्म की दो एग्जाम थी, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। वो यानी कि जितने भी आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। इसकी एग्जांपल भी एंजाइम की लिखी हुई, जैसा एमाइलेज है, ठीक है। ये ऐसा जो एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। इस तरह लाइपेज है वो लिपिड को डाइजेस्ट करता है। इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म के जो एंजाइम पाए जाते हैं और इसका आप कह लें कि बड़ा अहम रोल होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर। यानी आप देखें अगर एंजाइम ना हो, ठीक है, क्योंकि ये इनका पहले ना ये कैटलिस्ट का काम कर रहे होते हैं, रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप भी कर रहे होते हैं। तो अगर एंजाइम ना हो, अगर स्टूडेंट एंजाइम ना हो तो रिएक्शन इतने स्लो हो जाए कि लाइफ पॉसिबल ही ना रहे। तो जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 3 पे हार्मोन। हार्मोन प्रोटीन रेगुलेट द मेटाबॉलिक। कुछ हार्मोन भी ऐसे होते हैं जो प्रोटीन होते हैं, सारे हार्मोन जो है वो प्रोटीन नहीं होते। जिस तरह एक एग्जांपल लिखी है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इनका काम क्या होता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन क्या करते हैं? कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ये याद रखना, क्या किसको कंट्रोल करते हैं स्टूडेंट? कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। अगर ब्लड के अंदर स्टूडेंट ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है ना तो इंसुलिन रिलीज होता है उसके अंदर, उसको कम कर देता है, ठीक है। और अगर कम हो जाता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल तो फिर ग्लूकोगॉन रिलीज हो जाता है जो उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है स्टूडेंट। इसके बाद नंबर 4 हेडिंग है, या नंबर 4 इसका जो फंक्शन है कि कैरियर एंड ट्रांसपोर्ट। ये कैरियर का भी काम करता है और ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। जिस तरह आपने हम टॉपिक पढ़ते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसके अंदर जो है प्रोटीन जो है वो कैरियर का काम करती है, जो मॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर नहीं जा सकते तो कैरियर का काम भी करते हैं। इस तरह ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, उसमें भी इसका रोल है। सम प्रोटीन वर्क एज ए कैरियर एंड ट्रांसपोर्ट, वर्क एज ए कैरियर एंड ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लिपिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मेटल आयन को जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। एग्जांपल इसमें कौन सी स्टूडेंट लिखी हुई है? हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन आपको पता है जो है ये रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, यानी लंग्स से जो ऑक्सीजन रिसीव करता है, वो जो ब्लड वसूल करता है, उसमें ब्लड सेल के अंदर ये जो हीमोग्लोबिन है ये प्रोटीन है और यही जो है ये रिसीव करता है लंग से और थ्रू आउट द बॉडी जो है ये सप्लाई करता है। यानी फिर ब्लड, क्योंकि पता है स्टूडेंट आपको ब्लड जो है हमारी तमाम बॉडी में जो है वो सप्लाई होता है, हमारे हर सेल तक पहुंचता है। अब ब्लड जो पूरी बॉडी में ये फ्लो कर रहा होता है, ये चल रहा होता है, इसके दो ही मकसद होते हैं कि बॉडी की हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना और हर सेल तक जो है आप कह लें कि फूड पहुंचाना, यानी एनर्जी ताकि हर सेल को जो है वो मिल जाए। इसके बाद स्टूडेंट कौन सा है? ये नंबर 5 है इसका फंक्शन, एंटीबॉडीज या फिर इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? इम्यूनोग्लोबुलिन, या इसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट? इम्यूनोग्लोबुलिन। ये याद रखना है। ग्लोबुलिन कहते हैं स्टूडेंट गोल प्रोटीन। जो कोई भी प्रोटीन है गोल हो रहा तो उसे क्या कहा जाता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन। अगर उसका इम्यूनिटी में रोल है, ठीक है, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन। यानी ये वो गोल प्रोटीन होगी, ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होगी जिसका इम्यून सिस्टम के अंदर क्या होगा? रोल होगा। और इसको एंटीबॉडीज कहा जाता है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है ना
कोई भी पैथोजन, पैथोजन कहते हैं डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को। जब वो किसी ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है स्टूडेंट, यानी तो उसके पास उस पैथोजन के पास एक मखसूस एंटीजन होती है, उसको आगे देखे जैसे वो बॉडी में एंटर होता है पैथोजन, तो आगे से जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो व्हाइट ब्लड सेल है, वो क्या बनाते हैं, वो एंटीबॉडीज बनाता है। तो इसके बदले में फिर यानी कि एंटीबॉडीज एक किस्म की प्रोटीन है जो उस जो है अपना जो पैथोजन दाखिल होगा हमारी बॉडी के अंदर, उसको वो किल कर देंगी। इसके बाद स्टूडेंट नंबर है नंबर 6, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन यानी ये आपने ये समझना कि हमारी बॉडी के ऊपर अगर कोई इंजरी हो जाए, इस तरह कोई कट वगैरह लग जाए, तो ब्लड जो है वो आप पहले बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। जिस तरह आप देखोगे कि आपको अगर मैं बताऊं कि हीमोफीलिया एक जो डिजीज है, उसके जो पेशेंट को अगर इस तरह कट वगैरह लग जाए तो उनका ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और ब्लड जो है वो रुकता ही नहीं है, यानी उनका क्लॉट बनता ही नहीं है। उनके अंदर जो आप कह लें कि ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो मिस होता है। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि हमारी बॉडी के ऊपर इस तरह की कोई अगर इंजरी वगैरह आ जाए या कट लग जाए तो इस तरह ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जो आप कह लें कि जो अब सेहतमंद बंदा है, नॉर्मल बंदा है, ठीक है, वो ब्लड जो है निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद स्टूडेंट वो ब्लड जो है वो रुक जाता है, यानी उस जगह पे क्लॉट बन जाता है। और वो क्लॉट किसकी वजह से बनता है स्टूडेंट, वो एक प्रोटीन की वजह से बनता है जिससे कहते हैं फाइब्रिनोजन या फिब्रिन प्रोटीन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, यानी जो क्लॉट बनता है वो किसकी वजह से बनता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन की वजह से, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, फिब्रिन। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर एन इंजरी, यानी कि एक इंजरी के बाद जो लॉस होता है ब्लड को, फिर कुछ वक्त के बाद स्टूडेंट जो है वो क्लॉट बन जाता है। और वो क्लॉट किसकी वजह से बनता है, प्रोटीन की वजह से। अगर ये खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ये क्लॉटिंग फैक्टर, ये प्रोटीन मिस हो या कुछ और भी इसके अलावा भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, तो ब्लड इस तरह रुकेगा ही नहीं और ब्लड इतना लॉस हो जाएगा कि ऑर्गेनिज्म की जो है वो डेथ हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट फंक्शन है मूवमेंट, और ये एक आप कह लें कि एक वीआईपी फंक्शन है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट। मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गन, मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, तीनों बातें आपने समझी है स्टूडेंट कि ये जो प्रोटीन है ये ऑर्गन की मूवमेंट भी हेल्प करती है। जिस तरीके से अगर मैं आपको मिसाल दूं कि जो स्टमक है स्टूडेंट वो एक ऑर्गन है, ठीक है, और स्टमक को आपको पता है स्टमक की जो वाल्व होती है उनमें मूवमेंट होती है, और स्टमक की वाल्व जो है वो किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है, और उस मूवमेंट की वजह से खुराक की जो मिक्सिंग है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है, और उससे आप कह लें कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें हेल्प मिलती है। इस तरह स्टूडेंट जो स्मॉल इंटेस्टाइन को देख लें या लार्ज इंटेस्टाइन को देख लें तो उनके अंदर भी जो खुराक की मूवमेंट होती है, ठीक है, वो भी किसकी वजह से होती है, मसल की वजह से होती है, और उनमें आप कह लें कि जो प्रोटीन की एक अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है। इस तरह ये खुराक, आप ये ऊपर वाली जो नाली है एसोफेगस है स्टूडेंट, एसोफेगस में भी जो खुराक नीचे की जानिब आती है, स्टोमिक की तरफ आती है, उसमें भी आप कह लें कि जो मसल की जो मूवमेंट है वो इन्वॉल्व है, और उसमें अच्छी खासी मिकदार जो है वो प्रोटीन की होती है। तो ये आर्गन की मिसाल है। ऑर्गेनिज्म अगर देखें कोई पूरा होल इंडिविजुअल है, जिस तरह आप कोई इंसान ही देख लें कि वो मूवमेंट करता है, हरकत करता है, तो उसमें भी मसल का जो है आप कह लें कि जो खासतौर पे जो स्केलेटल मसल होते हैं उनकी मूवमेंट में जो है ना वो बहुत ज्यादा रोल होता है। जिस तरह आप देखेंगे हमारे बाजू पे जो मसल हैं, बाइसेप मसल, ट्राइसेप मसल, ये बाजू की हरकत में जो है हेल्प करते हैं। इस तरह हम ये चलते हैं तो ये जो मसल्स हैं हमें मूवमेंट में मदद फराहम करते हैं। अगर इस मसल की जो कंपोजिशन देखी जाए स्टूडेंट, तो इनमें जो है वो खास किस्म की जो प्रोटीन पाई जाती है जो कि मूवमेंट में जो है वो हेल्प करती है। इसके बाद स्टूडेंट है क्रोमोसोम की मूवमेंट, और ये कब होती है क्रोमोसोम की मूवमेंट, ड्यूरिंग एनाफेज। ये आप बात थोड़ी सी समझ लें स्टूडेंट कि अगर ये कोई सेल है, ठीक है ना, तो यहां पे आपको पता है ये सेंट्रियूल है, जिस वक्त जो है सेल डिवाइड होता है तो पहले जो सेल जो न्यूक्लियस है वो तकसीम होता है, ठीक है ना स्टूडेंट, क्या तकसीम होता है, पहले न्यूक्लियस होता है। तो यहां से आप देखें इस तरह के छोटे छोटे धागे निकले होते हैं इस तरह का, और इस तरह कुछ जो है ये दरमियान में अगर इस तरीके से ये क्रोमोसोम बना लें इस तरीके से ऐसे, ठीक है ना, तो कुछ इस तरह यहां से धागे निकले तो जिन्होंने इस तरह क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर की पोजीशन से जो है ना ये इस तरह पकड़ा होता है ऐसे, और फिर ये इसको वापस जो है लेके आते हैं, ठीक है, ये वापस इस जानिब खींचते हैं, और इस तरह क्रोमोसोम जो है ये इस तरह ब्रेक होके एक क्रोमेटिड इधर चला जाता है, एक क्रोमेटिड, तो ये जो धागे हैं ना स्टूडेंट, यानी जिसको हमने माइटोटिक अपरेटस कहते हैं, ये धागे एक्चुअली किससे मिलकर बने हुए हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। और वो प्रोटीन स्टूडेंट कौन सी है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है, ट्यूबुलिन।
तो यानी ये क्रोमोसोम की जो मूवमेंट है ड्यूरिंग एनाफेज, ये एनाफेज के दौरान जो है क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं और ये इस तरह इस साइड पे इस पोल पे भी आ जाते हैं, इस पोल पे भी आ जाते हैं, बराबर तकसीम हो गए। तो इनको तकसीम करने में, इनको डिवाइड करने में इस प्रोटीन का जो है वो रोल है। तो स्टूडेंट ये मूवमेंट वाला फंक्शन जो है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने याद रखना है स्टूडेंट कि ऑर्गन की मूवमेंट, ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट और क्रोमोसोम की मूवमेंट। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।